हेलो एवरीवन, दिस इज भावना पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आप सबके जो कमेंट्स हैं उसमें 11th स्टैंडर्ड की जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए जो मेरा आज का टॉपिक होगा वो आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो चलिए फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस है क्या? हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। तो जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है उनके ग्रीन कलर के लिए, वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है सनलाइट को ट्रैप करना। और सनलाइट को ट्रैप करके जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यानी कि स्प्लिट होता है, तो उसके रिजल्ट में वो CO2 को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो भी लाइन मैंने बोली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? टू ट्रैप द सनलाइट, टू ट्रैप द सनलाइट, यानी कि सनलाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना, वो क्लोरोफिल का काम है। जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है जो H2O प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है भाई। तो फोटोसिंथेसिस की जो एक स्पेसिफिक इक्वेशन हम हमेशा पढ़ते हैं वो क्या है? वो है CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives rise to, क्या बनेगा भाई? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब भी CO2 और H2O एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इट फॉर्म्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक है भाई। और इस रिएक्शन को होने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी करेंसी होगी वो ATP या फिर NADPH। ठीक है। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस के दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं। जो आपने ये सिंगल इक्वेशन यहाँ पे देखी है कि CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives rise to C6H12O6 and O2। ये सिंपल स्टेप दिखने में है बस, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पर ये होता है कि ये जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो ATP की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट। तो पहले ATP बनेगी, ATP की फॉर्मेशन होगी, और वो ATP की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दिस इज डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टली सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा वो लाइट रिएक्शन है। और सनलाइट की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होती है? ATP और NADPH, जो कि एनर्जी करेंसी है। ठीक है। तो फिर डार्क रिएक्शन में क्या होगा और उसका मतलब क्या है? जो डार्क रिएक्शन है उसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन के अंदर जो लाइट रिएक्शन में बने प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और ग्लूकोज यानी कि जो फूड है प्लांट्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है भाई। तो मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स यहाँ पर होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है एज द नेम सजेस्ट डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सारे किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं। ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा क्या? ATP और NADPH, जो कि एनर्जी करेंसी। देन डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? सनलाइट डायरेक्टली तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। और इसके रिजल्ट में किसकी फॉर्मेशन होगी? ग्लूकोज की, या फिर मैं स्लैश डाल के यहाँ पर लिखना चाहूंगी फूड। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो फूड की फॉर्मेशन हो रही है डार्क रिएक्शन में हो रही है, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। बायोसिंथेटिक मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन के लिए। और लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। ठीक है भाई। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें से जो मेजर क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल A होती है, उसको हम चीफ पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो जो क्लोरोफिल A है वो क्या है? वो चीफ पिगमेंट है। लेकिन जो बाकी क्लोरोफिल B और C वगैरह है वो एक्सेसरी यानी कि सपोर्टिंग पिगमेंट्स होती हैं। वो करती क्या है?
वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ पे, और जितनी भी एनर्जी उसके रिजल्ट में गेन होती है उसको वो क्लोरोफिल ए यानी कि चीफ पिगमेंट तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, वो चीफ पिगमेंट है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए अगर चीफ पिगमेंट है तो जो बाकी पिगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सब भी क्या होती है, दीज ऑल आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये सब भी एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करेंगी और एनर्जी को कहां तक पहुंचाएंगी, क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो क्लोरोफिल ए की मदद से चलेगा, और यहाँ पर उसके रिजल्ट में फूड यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो दो रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, लाइट और डार्क रिएक्शन, इन रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ऐसा नहीं है कि जितनी ज्यादा सनलाइट आती जा रही है उतनी ही ज्यादा वो क्या करता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस करता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी जो ऑप्टिमम इंटेंसिटी थी, मतलब जितनी जरूरत होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल भी कहा जाता है। तो पिगमेंट्स का ब्रेक डाउन होना भी प्लांट्स के अंदर काफी ज्यादा कॉमन है, और वो कब होता है, जब भी सनलाइट की जो इंटेंसिटी जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी, ऑप्टिमम होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो कि मैं अलग से ही उसको डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रही हूँ, विच इज लाइट रिएक्शन, ठीक है भाई। तो जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हम क्या करते हैं भाई, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और वो जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा वो CO2 को रिड्यूस करेगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, लाइट रिएक्शन यानी कि जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। तो कैसे होता है ये लाइट रिएक्शन, होगा कहाँ पर, ठीक है, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, और कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, ओके। चलिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर ये लाइट रिएक्शन चलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। एक बार मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ ताकि आप उसको ध्यान से समझ सकें। हालांकि ये तो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिर भी तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है प्लांट्स के अंदर। इसका मेन फंक्शन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ, हर एक सिंगल कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड कहा जाता है। एक सिंगल कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड का ही जो मेन फंक्शन है वो क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करना है, और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। अच्छा, मैं बार बार एक ही बात इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, थाइलेकॉइड्स नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल सिक्के के ढेर की तरह प्रेजेंट है ना। तो स्टॉक ऑफ जो पाइल्स ऑफ कॉइन होती है उसकी तरह लग रहे हैं, और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ग्रेन, और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है ग्रेनम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ग्रेना क्या है, जो ढेर लगा हुआ है थाइलेकॉइड्स का, उसको हम ग्रेना कहते हैं। मैं आपको बता दूं ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारे जो थाइलेकॉइड्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ब्रिज आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है ना। और ये जो खाली जगह जो इनर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है स्पेस, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा लैमेला क्या है, जो थाइलेकॉइड्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज लाइक जो एक कनेक्शन की तरह स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो स्ट्रोमा लैमेला होगा। और जो इनर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में पूरा खाली जो स्पेस है, मैट्रिक्स है, वो स्ट्रोमा होती है। दिस इज थाइलेकॉइड एंड दिस इज ग्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, इसके साथ और बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमें इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो लाइट रिएक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि
सभी प्लांट्स के पास, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है विद इन क्लोरोप्लास्ट, तो होगा क्या, उनके पास कुछ फोटो सिस्टम होते हैं, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके स्पेसिफिक फोटो सिस्टम में। तो फोटो सिस्टम करेगा क्या, उसका फंक्शन क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है फोटो सिस्टम, तो वो फोटो सनलाइट को ट्रैप करेगा, ठीक है, और ये काम अलग अलग वेवलेंथ पर होते हैं। तो चलिए फोटो सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम्स है बेटे, वो दो तरीके के हैं, PS1 एंड PS2। दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ LHC, लाइट हार्वेस्टिंग complex, light harvesting complex. This LHC is present in each photosystem. हर एक फोटो सिस्टम में अपना खुद का क्या प्रेजेंट होगा, LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो कितने फोटो सिस्टम है, मैंने बोला दो है भाई, PS1 और PS2, ठीक है। देखिए ये जो नंबरिंग यहाँ पे 1 और 2 की हुई है, एक्चुअली ये किस बेसिस पर है, डिस्कवरी के बेसिस पर नहीं है, उनके फंक्शंस के बेसिस पर भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो PS1 है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करेगा, जबकि जो PS2 है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करेगा, ठीक है ना। तो PS1 और PS2 दोनों अलग अलग वेवलेंथ पे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करने का काम करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं सिर्फ PS2 ही है जो कि वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, ठीक है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने का काम PS2 का होता है, ठीक है। तो ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ है वो इजीली 680 है, वो इजीली उस पर सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। और जो PS1 है वो 700 नैनोमीटर की, मतलब जब 680 से बियॉन्ड लाइट प्रेजेंट होती है तभी वो ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो PS2 वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है और दूसरा काम रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस को। किसको रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस को, जबकि ये दोनों ही काम PS1 नहीं कर सकता, बिकॉज इट नीड्स दी जो भी सनलाइट होती है वो 680 से बियॉन्ड की जरूरत होती है उसको, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है ये सब चीजें परफॉर्म करना। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होता है, वर्ड रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन होगा जहां पर क्लोरोफिल ए, यानी कि जो हमारी चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, उसका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, बाकी सारी जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम एंटीना कहते हैं। तो ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट। तो आपको ये याद रखना है रिएक्शन सेंटर क्या होता है। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पर क्लोरोफिल ए यानी कि चीफ पिगमेंट प्रेजेंट है और जहां पर मेन रिएक्शन चलते हैं, लाइट रिएक्शन चलते हैं, ताकि सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी की फॉर्मेशन की जा सके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो PS1 और PS2 है, हम इनकी फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो लोग कहाँ पर प्रेजेंट है, लोग कह रही मैम सॉरी, ये दोनों सिस्टम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो भाई जो PS2 और PS1 है दोनों ही थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। PS2 और PS1 दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होंगी उसके अंदर ये दोनों क्या काम करेंगे, वाटर के यानी कि जो H2 है उसके मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली नॉन साइक्लिक से यहाँ पर क्या मतलब है, जब भी जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है वो दोबारा से एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइज नहीं होता तो वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब एज आई टोल्ड यू, जब भी एटीपी की या एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्योंकि यहाँ पर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है तो यहाँ पर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, एक होता है PS2 और एक होता है PS1। हम यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो PS1 डिस्कवर पहले हो गया होगा, लेकिन उसका जो फंक्शनिंग है वो पहले मतलब पहले PS2 की उसके बाद PS1 की है, ठीक है। तो यहाँ पर सन प्रेजेंट है और जो सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं सबसे पहले 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, वो कौन कर रहा है, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करेगा PS2 का।
जैसे ही फोटो सिस्टम 2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो H प्लस आयंस निकलेंगे, फ्री ऑक्सीजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यहाँ पर ये H प्लस आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रिलीज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो LHC ने सनलाइट को ट्रैप किया था 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए गए? फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ADP से ATP की, यानी कि एनर्जी करेंसी ATP की फॉर्मेशन हो रही है। वो फॉर्मेशन कैसे होती है, जितने भी H प्लस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए थे फर्दर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनमें से जो H प्लस आयंस है वो एक्ट करते हैं प्रोटॉन्स की तरह, उसको प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में यूज किया जाता है। और जहाँ H प्लस आयंस होते हैं वो ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करवाते हैं ताकि ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो सके। तो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन की मदद से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचा देगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके जो NADP रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो क्या काम करते हैं, वो NADPH की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें प्रोड्यूस हो गई। सबसे पहला जो हमें मिला वो है ATP का एक मॉलिक्यूल, दूसरा हमें क्या मिला? NADPH। तो भाई ये जो ATP और NADPH फॉर्म हुए हैं वो लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट प्रेजेंट थी। और यहाँ पर PS1 ने कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ का यूज किया? 700। तो ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो कितनी वेवलेंथ पे? 700 नैनोमीटर की। ठीक है, तो इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या फिर Z स्कीम भी कहा जाता है। Z स्कीम भी कहा जाता है। और नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ होता है प्रोसेस? ये थाइलाकॉइड, जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन में चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो ATP की फॉर्मेशन हो गई, ल्यूमेन के अंदर से H प्लस आयन गए और यहाँ पर NADPH की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों ही फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये हमने पढ़ा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की, फिर मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगी। चलिए, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, तो देखिए नॉन साइक्लिक में दोनों के दोनों यानी कि PS2 और PS1 दोनों प्रेजेंट है, लेकिन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है, विच इज फोटो सिस्टम 1। तो जो फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर प्रेजेंट है PS1, तो यहाँ पर होगा क्या? देखिए, फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा लेमुला में प्रेजेंट होता है। जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया तो यहाँ पर जो सन है उनकी जो लाइट एब्जॉर्ब की गई थी वो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने की थी, और ऑलरेडी यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 से आए हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बार बार जब भी लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो एक्साइटेशन होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, और वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कहीं से नए बनकर नहीं आ रही है, बार बार रोटेशन करते रहते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और किसकी फॉर्मेशन करवाएंगे? ATP की। ठीक है भाई, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, ये दोबारा से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो प्रोडक्ट बन के आ रहे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी पाथवे को हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये कहाँ पर चल रहा है? स्ट्रोमा लैमेला में चल रहा है। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? ADP से ATP की फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो है PS1। क्या यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ या ऑक्सीजन रिलीज हुई? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि PS2 और PS1 जहां पर इन्वॉल्व थे वो नॉन साइक्लिक था, और यहाँ पर सिर्फ PS1 है, और इसको हमने बोला है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए अगर मैं लिख के बताऊं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, क्योंकि 11th के बच्चों से कई बार पूछा जाता है, 3 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का हम यहाँ पर डिफरेंस लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बोथ PS2 एंड PS1
दोनों इन्वॉल्व है, PS2 भी और PS1 भी इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ O2। और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, नो O2 इज रिलीज। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ पर प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लेकिन ये PS1 कहाँ पर प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ ये इकलौता एक्टिव होगा, वो होता है स्ट्रोमा लैमेला। कहाँ पे भाई, स्ट्रोमा लैमेला। उसके बाद यहाँ पर देखिए ATP एंड NADPH बोथ आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर दोनों की फॉर्मेशन हो रही थी और यहाँ पर सिर्फ ATP की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड। So these are the basic differences between non-cyclic and cyclic phosphorylation। और इन दोनों ही प्रोसेसेस के रिजल्ट में हमने देखा एनर्जी करेंसी यानी कि ATP की फॉर्मेशन हुई, और क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं इसीलिए ये लाइट रिएक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इस बार का जो रेजोल्यूशन हमारा होना चाहिए वो ये होगा कि 12th में, बोर्ड्स में, 11th में, जो भी क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।